चलिए, तो इंडियन पॉलिटी को लेकर के Q&A सेशन जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये सेशन बेसिकली किन लोगों के लिए जो है आपके पास यहाँ पर है। अगर आप लोगों ने पॉलिटी का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ लिया है तो फिर ये सेशन आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स जो है वगैरह दे लिया है एंड आप लोगों का सिलेबस वगैरह जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड यू डोंट नो कि अब जो है आगे की तैयारी आपके पास यहाँ पर किस तरीके से जो है वो करनी होती है, तो इस वजह के लिए हम लोग यहाँ पे ये सेशंस लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर मैं आप लोगों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो कराऊंगा। बेसिकली देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट ना पढ़ तो लेता है, चलो आप पढ़ तो लेंगे, मगर पढ़ने के बाद में क्या होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो करनी होती है स्टूडेंट को वो नहीं करता, तो इस वजह से वी आर डूइंग दिस सेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली Q&A क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो करेंगे। आज जो हम लोग यहाँ पे पॉलिटी को लेकर के क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है, समझते हैं ये क्या क्वेश्चन क्या करता है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों को हैंडल करना चाहिए। जब आप ये मेरे सेशंस देखेंगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट एक सर्टेन टाइप को क्वेश्चन को हैंडल जो है वो बेसिकली आपके पास किस तरीके से किया जाता है। एंड ऑब्वियसली 2026 के पेपर को देख करके हमको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर आपने को क्वेश्चन हैंडल करना अगर आ जाता है तो फिर आप लोग इजीली उस एग्जाम को भी जो है निकाल सकते थे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही बात करी कि सर जब घर आकर के वापस पेपर को देख ले रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है कि अच्छा यार इस क्वेश्चन का ये आंसर जो है वो होता था। तो बेसिकली क्वेश्चन को आराम से किस तरीके से करना होता है, किस एक क्वेश्चन को करने की अप्रोच हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, उसको जो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कहता है। आप लोगों को क्या करना है, पॉज कर करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, खुद से अपना आंसर निकालना है एंड देन वापस क्वेश्चन के एनालिसिस को जो है आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हमारे पास यहाँ पे सवाल पूछा गया है। पहला पॉइंट क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली and educationally backward classes of citizens or the scheduled caste and scheduled tribes। थर्ड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस विच इन द ओपिनियन ऑफ ए स्टेट इज नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। जैसा। एंड यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने स्टेटमेंट जो है आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आमतौर के ऊपर स्टूडेंट क्या करता है, आमतौर के ऊपर स्टूडेंट पढ़ेगा टिक टिक टिक, इस तरीके से नहीं करना होता है हमको ना। जब हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो हमको उसके प्रॉपर क्रक्स तक पहुंचना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से, मैं कैसे इसको करेक्ट जो है वो करूंगा, ऑन व्हाट बेसिस वी आर सेइंग दिस पॉइंट, ये हमको पूरा समझना होता है। जैसे कि पहला पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब क्या ये बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर हम इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 को देखें तो उसके अंदर यही कही कही बात कही गई है कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किस बेसिस के ऊपर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 जो आपके पास वहां पे होता है वो यही चीज आपके पास कहता है कि कोई भी स्टेट क्या मतलब स्टेट को क्या पावर दी जाती है, स्टेट को पावर दी जाती है कि वो स्पेशल प्रोविजंस आपके पास यहाँ पे बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो कैसा कैसा होता है, ये स्टेटमेंट जो हमारा सही होता है किसके ऊपर, अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के अंदर। फिर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो थर्ड क्या है, थर्ड कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस ऑफ द। अब अगर हम इसको देखें तो जो आर्टिकल 16 आपके पास यहाँ पर आता है विच जो कि अपॉइंटमेंट्स के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के आपके पास होता है, तो आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 को अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, वो इस स्टेटमेंट को आपके पास यहाँ पे करेक्ट जो है वो करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखो तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ऑल थ्री, कि सर सारे के सारे स्टेटमेंट्स कैसे हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बताता है अ पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी जो है वो क्या है। तो वो प्रोविजन अंडर सीआरपीसी है, फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल कन्वेंशन है, या फिर नन ऑफ द अबव आपके पास होता है। अब अगर आमतौर के ऊपर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, क्यों, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि सर फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आता है। एंड डबल जियोपार्डी को अगर हम देखें तो डबल जियोपार्डी आपके पास आता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 के अंदर। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड
एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि एक बार से ज़्यादा जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो उसको पनिश नहीं किया जा सकता। अब ना डबल जियोपार्डी को लेकर के मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, और एक और वीडियो जो है मैं यहाँ पे बनाऊंगा जिसमें डबल जियोपार्डी को मैं बहुत ही इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर जो अभी मैंने बना दिया है उसके अंदर तो हमने डिस्कस किया है कि ये डबल जियोपार्डी को पार्शियल प्रोटेक्शन जो है आपके पास यहाँ पे क्यों जो है वो कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि डबल जियोपार्डी जो होता है ना वो आपके पास वो प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड इन दोनों के केस में ही आपके पास यहाँ पर जो है वो लागू होता है। किसके केस में? प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, उसके केस में ही आपके पास यहाँ पर जो है वो लागू होता है। इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं, इसलिए भी इसको पार्शियल प्रोटेक्शन के अंदर जो है पर आपके पास रखा जाता है। तो खैर ये तो डबल जियोपार्डी को समझने करने की बात हो गई, बाकी इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये एक फंडामेंटल राइट जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। नाउ लेट्स ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए आराम से, पढ़िए आराम से थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपके पास कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द सिटीजन सब्जेक्ट टू द स्टेट एनफोर्सिंग देम थ्रू अ वैलिड लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द सिटीजन्स सब्जेक्ट टू द स्टेट एनफोर्सिंग देम थ्रू अ वैलिड लॉ। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स आपके पास ऑब्लिगेटरी है, जस्टिसेबल है, नहीं है, क्या है, ये सब कुछ कहाँ से पता चलता है? ये सब कुछ हमको पता चलता है आर्टिकल 51 ए के थ्रू। आर्टिकल 51 ए के थ्रू जो है हमको ये सारी की सारी बातें जो है आपके पास यहाँ पे पता चलती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर जस्टिसेबिलिटी को लेकर अगर हम बात करें तो वो तो कैसे होते हैं कि सर वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, वो नॉन जस्टिसेबल आपके पास यहाँ पे होता है। बट ऑब्वियसली अगर हम उनका नेचर देखें तो वो कैसा होता है, वो ऑब्लिगेटरी जरूर आपके पास यहाँ पर जो है वो होता है। ऑब्लिगेटरी कैसे? सर ऑब्लिगेटरी की स्टेटमेंट, स्टेट ना आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई लॉ बना करके जरूर उस स्टेटमेंट को, उस फंडामेंटल ड्यूटी को क्या कर सकती है कि ऑब्लिगेटरी जो है यहाँ पर आपके पास बना बना सकती है। तो अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करूं तो स्टेटमेंट नंबर 1 कैसा है, वो आपके पास यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही होता है। तो अगर ए बी सी एंड डी इनमें से अच्छा हमको क्या चूज करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 के हमारा करेक्ट है, इसका मतलब ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन स्टेटमेंट इनकरेक्ट ऑप्शन हमको चूज चूज करना है, तो 1 एंड 2 दोनों ही ये करेक्ट है, तो इस सी भी जो है आपके पास क्या है कि सर सी भी हमारा आंसर जो है वो नहीं हो सकता। ए एंड सी तो अब हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, एनी लॉ दैट इवन दो इट डेविएट्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 39 बी एंड आर्टिकल 39 सी shall not be deemed इनवैलिड, कि वो जो है वो इनवैलिड आपके पास यहाँ पर जो है वो नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखते हो ना तो ये स्टेटमेंट आपके पास आता है आर्टिकल 31 सब क्लॉज सी को लेकर के। आर्टिकल 31 सब क्लॉज सी क्या करता है, ये पार्लियामेंट को आपके पास ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स, ये डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन, कौन कौन सी डीपीएसपी, आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी, इनको लेकर के 39 सब क्लॉज बी आपके पास क्या होती है, देखो 39 सब क्लॉज बी जो आपके पास होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को लेकर के, कि अगर मेरे को कॉमन गुड के लिए, किसके लिए, कॉमन गुड के लिए अगर हमको मटेरियल को रिसोर्स करना है तो वो किसके थ्रू होता है आपके पास, आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी के थ्रू होता है। वहीं पे अगर मैं आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी को देखूं तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी आपके पास बताता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब देखो, तो हमको दोनों आर्टिकल्स पता चल गए, जब दोनों आर्टिकल्स पता चल गए तब वापस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या है, एनी लॉ दैट इवन दो इट डेविएट्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कि भाई फंडामेंटल राइट्स के से बिल्कुल अलग है, फिर भी अगर उसको बनाया गया है टू गिव इफेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी, जो कि क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं सॉरी ये आपके पास बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे वेल्थ का, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास किया जा सकता है। और आर्टिकल 39 सी आपको बताता है कि पब्लिक, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है आपके पास नहीं करी जा सकती। इन दोनों के लिए तो वो कैसा होगा, वो डीम्ड इनवैलिड, वो जो वो इनवैलिड आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, ये आपके पास आती है आर्टिकल 31 सी के अंदर जो है ये बात आपके पास यहाँ पर बोली जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास कैसे हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी आपके पास यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास हो जाता है आर्टिकल, सॉरी, आंसर आपके पास इसका हो जाएगा डी।
सो इसका आंसर आपके पास हो जाता है डी। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो सही काउंट किया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज को लेकर के। पढ़िए आराम से, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो वैसे तो ये एलिमिनेशन टेक्निक से भी ये क्वेश्चन जो है वो हो जाता है ना। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करोगे तो भी ये क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। करेक्ट, जैसे क्या बोल रखा है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी आर इलेक्टेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो ऑल द मेंबर्स, नहीं सर, ये स्टेटमेंट आपके पास कैसा हो जाता है, गलत आपके पास यहाँ पे हो जाता है। सो ए बी सी एंड डी में से देखो तो क्या है, हमको करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो वन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, वन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, वन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी जो है आपके पास इसका आंसर हो जाता है। सी जो है आपके पास इसका आंसर जो है वो हो जाता है कि सर सारे मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो दे आर नॉट इलेक्टेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उनमें से कई सारे नॉमिनेटेड भी होते हैं। यस, उनमें से कई सारे नॉमिनेटेड भी जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास कह रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री कमिटीज ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप में से कोई मेरे को बता सकता है कौन से आर्टिकल के अंडर जो है ये बात आती है, कौन से आर्टिकल के अंडर जो है ये बात आपके पास आती है। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस हमको करना होता है। इट इज नॉट जस्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया, नहीं। अगर मेरे को सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसी तरीके से एनालिसिस करते रहना पड़ेगा हर एक पॉइंट का लेकर के, ताकि मुझे पता चले कि ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कई सारे लोग, जब आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्या करते हो, ये देखा अच्छा इसका ये आंसर हो गया, आगे बढ़ गए, आप नए क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाओगे। नहीं, आपको बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। बाकी चीजें क्या है, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, आपको पूरा आर्टिकल याद आना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के अंदर ना ये बात आपके पास आप पे आती है। तो हमेशा ध्यान रखना है आर्टिकल 105 जो आपके पास होता है, विच डील्स विद पावर एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, पावर एंड प्रिविलेजेस किसके सर, पार्लियामेंट के एंड अदर मेंबर्स। उसके अंदर जो ये बात आपके पास यहाँ पे आती है, उसके अंदर जो है ये बात आपके पास यहाँ पर जो है वो आती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, करेक्ट जो है वो हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, Parliament has the authority to make rules to regulate the procedure and conduct of business of the parliamentary committee। अब कहने में स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगता है, बट मैं अगेन वापस आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द नॉलेज, आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल के तहत के अंदर आकर के जो है आप ये बात जो है वो कह सकते हैं। तो आर्टिकल जो है आपको हमेशा याद होने चाहिए, आर्टिकल्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये आपके पास आता है आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1 के अंदर। आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1 के अंदर जो है यहाँ पर आपके पास बात आती है, क्या चीज, कि पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज। केस, तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सही रहा होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा कि सर पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो वैसे तो अगर आप देखो तो एलिमिनेशन टेक्निक, सी एलिमिनेशन टेक्निक से आपने इस क्वेश्चन को तो सही कर दिया, बट जब हम एनालिसिस करते हैं ना, क्वेश्चन एनालिसिस, तब हमको बाकी के स्टेटमेंट्स भी पढ़ करके हमेशा हमको हमारा नॉलेज चेक करना होता है कि मेरे को क्या एग्जैक्टली exactly वो पॉइंट पता है क्या, कि ये पॉइंट क्यों करेक्ट है और क्यों जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट। तो आर्टिकल्स जो है आपको हमेशा याद होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके अंदर जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, पढ़िए आराम से बैठ करके पहले, यू कैन पॉज एंड करेक्ट। सो क्वेश्चन कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द प्रोसेस and the role of the governor in the election of the speaker of a state legislative assembly। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन a state legislative assembly the speaker decides the date for the election of the deputy speaker। और इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन को जो है वो पहचानना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे कौन सा है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में देखो क्या बात कर रखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड द प्रोसेस एंड रोल ऑफ द गवर्नर इन द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
अब आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर से इलेक्शन से के रिलेटेड आर्टिकल आपके पास वहां पर कौन सा है। जब वो आर्टिकल आपको याद आएगा तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर गवर्नर का रोल आपके पास क्या है और क्या जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो आपको पता होता है, अगर आपको याद हो तो इट इज़ आर्टिकल 178। कौन सा आर्टिकल? 178 आपके पास यहाँ पर जो होता है, जो क्या करता है, वो कहता है कि भाई एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो स्टेट जो ऑफिस आपके पास यहाँ पर जो है वो होता है, ठीक है, वो इलेक्शन कैसे गवर्नर के थ्रू जो है आपके पास होता है। बट उसमें ना एक कैच है, क्या इसमें क्या लिख रखा है, इसमें क्या लिख रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेसिफाइड द प्रोसेस एंड द रोल ऑफ द गवर्नर, द प्रोसेस एंड द रोल ऑफ द गवर्नर। अब इसके अंदर ना प्रोसेस को डिफाइन नहीं करा गया है। अगर आप उस आर्टिकल को देखते हो तो उस आर्टिकल में कहीं पर भी प्रोसेस को जो है आपके पास यहाँ पर, एक डिटेल्ड प्रोसेस को यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पेसिफिकली कोई गवर्नर के रोल को भी यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि भाई आपका जो है वो ये वाला रोल जो है वो दिखेगा। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो कैसा हो जाता है सर, पहला स्टेटमेंट आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंगली कैसा हो जाता है सर, गलत आपके पास यहाँ पर जो है वो हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखें, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द स्पीकर डिसाइड्स द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है। डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन आपके पास होता है बिल्कुल एक फिक्स डेट के ऊपर होता है, और वो फिक्स डेट कौन डिसाइड करता है, स्पीकर जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो डिसाइड करता है। स्पीकर जो है आपके पास यहाँ पे डिसाइड करता है। सो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ओनली दिस कैन बी द आंसर। तो बी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस के लिए आपसे पूछ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस के लिए जो है आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस का आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो समझते हैं कि सर पब्लिक अकाउंट आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या होता है। एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि सर ये पब्लिक अकाउंट जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। सो व्हाट इज पब्लिक अकाउंट? पब्लिक अकाउंट से, अगर आप लोगों को याद हो तो जो आर्टिकल 262 सब क्लॉज 2 होता है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो डील करता है। वो कहता है कि भाई गवर्नमेंट के पास जो भी कैसा पैसा पीएफ प्रोविडेंट फंड के नाम के ऊपर, या स्मॉल सेविंग कलेक्शंस के नाम के ऊपर, या कोई डिपॉजिट्स वगैरह हैं, या कोई एडवांसेस वगैरह हैं, वो सब कुछ ना आपके पास इस पब्लिक अकाउंट के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है ना, वो गवर्नमेंट यहाँ पर एक बैंकर की तरह, ये स्टेटमेंट प्लीज ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है ये स्टेटमेंट, कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर गवर्नमेंट एक बैंकर की तरह जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे काम करती है। किसकी तरह? एक गवर्नमेंट की जो है यहाँ पर आपके पास बैंकर की तरह काम करती है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने बैंक के अंदर पैसा रखा है तो क्या वो पैसा बैंक से बिलोंग करता है क्या, या वो पैसा आपका है? ऑब्वियसली वो पैसा आपका है, बैंक से बिलोंग नहीं करता। तो उस पैसे को निकालते टाइम में आपकी मर्जी से पैसा निकाला जाएगा या बैंक की मर्जी से पैसा निकाला जाएगा? ऑब्वियसली आपकी मर्जी से जो है वो पैसा निकाला जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब पब्लिक अकाउंट की बात आती है उस टाइम में गवर्नमेंट हमेशा कैसे काम करती है, उस टाइम में गवर्नमेंट हमेशा एज एन बैंकर की तरह काम करती है। किसकी तरह? एज एन बैंकर की तरह जो है यहाँ पर आपके पास काम करती है। सो अगर यहाँ पर बैंकर की तरह अगर गवर्नमेंट काम करती है, तो क्या उस पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालते टाइम में गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी क्या हमको, या गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी क्या? से नहीं होती है। तो जब कभी भी हम पब्लिक अकाउंट, तो समझ आया आई गेस, पब्लिक अकाउंट में कौन सा पैसा जो आपका पीएफ का पैसा हो गया, कोई स्मॉल सेविंग स्कीम का आपके पास पैसा हो गया, वो सारा पैसा इसके अंदर रहता है। इसको लेकर के सेकंड पॉइंट याद रखना है वो कौन सा, कि सर गवर्नमेंट जो यहाँ पर एक बैंकर की तरह काम करती है, गवर्नमेंट एक बैंकर की तरह काम करती है, और इसमें से पैसा निकालने के लिए किसी तरह के कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इससे पैसा निकालने के लिए किसी भी तरह के कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत जो है वो नहीं होती है।
नेक्स्ट अगर मैं इसी के बाद में देखूं तो आपके पास आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है, जितना भी हमारे टैक्स का पैसा वगैरह गया, यस, जो भी टैक्स रेवेन्यूज वगैरह है, वो सब कुछ आपके पास इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी आपके पास इसी के अंदर आता है। गवर्नमेंट जो भी लोन्स वगैरह आपके पास यहाँ पे रेज करती है या जो भी रिकवरी करती है किसी भी लोन की, वो भी पैसा किसके अंदर आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही जो है आपके पास आ पाता है। तो क्लियर हुआ, एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है और एक आपके पास यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पीएफ, ये सारा पैसा जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर टैक्स से लेकर के नॉन टैक्स का पैसा, कोई लोन रेज किया है या कोई लोन की रिकवरी हुई है, वो सारा पैसा आपके पास यहाँ पे जो है वो आता है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन वगैरह, ये पैसा किसका है? ये गवर्नमेंट का पैसा है। और जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स वाला और पैसा, वो किसका है? वो हमारा पैसा आपके पास होता है। तो वहां पर गवर्नमेंट सिर्फ एक बैंकर की तरह काम करती है। तो जब भी पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालना होता है उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालते हैं तो उस टाइम में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की हमेशा जरूरत जो है वो होती है। अप्रोप्रिएट फंड जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो उसकी जो है वो जरूरत आपके पास यहाँ पे होती है। अब अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हो तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पब्लिक अकाउंट इंक्लूड्स, यस, स्टेटमेंट कहता है द पब्लिक अकाउंट इंक्लूड्स द प्रोसीड्स ऑफ ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारे पास गलत हो गया। कि सर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। सर देखिए, डिसबर्समेंट्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट रिक्वायर्स अ लेजिस्लेटिव वोट, जिसको कि अप्रोप्रिएट एक्ट कहते हैं। सर ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द गवर्नमेंट एक्ट्स मेयरली एज अ बैंकर फॉर द फंड्स इन द पब्लिक अकाउंट। बिल्कुल सही है। एंड हेंस विड्रॉवल फ्रॉम इट डू नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अथोराइजेशन। बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट फोर्थ, तो यहां तक तो ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं, द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम्स इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड। अब देखो, ये एनालिसिस मैं चाहता हूं कि आप लोग जब कभी भी क्वेश्चंस करो तो आपको इस तरीके से, ऐसे नहीं कि करेक्ट तक पहुंचे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए, नहीं, पूरे सबको एनालाइज करो। गलती ढूंढो कि उसके अंदर गलती क्या है, तभी तो सारी चीजें अच्छे से याद होगी। गलती क्या है इसके अंदर? कि नहीं सर, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स का फंड जो जाता है वो किसके अंदर जाता है? वो पब्लिक अकाउंट के अंदर जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं जाता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे गलत जो है वो हो जाता है। तो जब आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे ना क्वेश्चन का, तो हम तुक्के से सही और गलत नहीं करते हैं, हम हमारे नॉलेज के थ्रू क्वेश्चन को सही और गलत जो है वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाता है सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आजकल ये स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू के क्वेश्चंस आजकल बहुत सारे जो है वो आ रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हमको जरूर करनी है। देखिए स्टेटमेंट वन क्या कहता है? स्टेटमेंट वन कहता है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड मोर लेजिटिमेट देन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज्यादा लेजिटिमेट होती है। सही है, ठीक है, स्टेटमेंट वन जो है हमारा कैसा है? करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग either through either directly or through elected representatives and can hold the government accountable। बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? सही है। अब अगर मोटे मोटे तौर के ऊपर देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर लेजिटिमेट देन नॉन डेमोक्रेटिक, तो इसका कारण भी क्या है? इसका कारण ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट ही है, दैट इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी स्टेटमेंट दोनों ही सही है।